बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। बिजनेस लॉ की बुक को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और नया क्वेश्चन, बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड को हम चर्चा में ले रहे हैं। यह प्रश्न अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को इस रूप में लिखा जाता है कि बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। इस नियम को बताइए तथा इसके अपवाद भी बताइए, इसके एक्सेप्शंस भी बताइए, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में यह नियम बना हुआ है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, बेकार होता है, होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक ठहराव में प्रतिफल होना आवश्यक है। अगर ठहराव में प्रतिफल है तभी वह अनुबंध में प्रतिफल होगा, और अगर ठहराव में प्रतिफल नहीं है तो अनुबंध में भी प्रतिफल नहीं होगा। बिना प्रतिफल के ठहराव बिल्कुल उसी तरह है जैसे मानव शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के। जिस तरह बिना रीढ़ की हड्डी के मानव उठना और चलना, खड़े रहना, ये सब तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर से लेट भी नहीं सकता, प्रॉपर से सीधा भी नहीं हो सकता। तो जिस तरह मनुष्य के शरीर में या मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान होता है, उसी प्रकार ठहराव में, एग्रीमेंट में प्रतिफल होता है या होना चाहिए। और पिछले वीडियो में हम यह देख चुके हैं कि प्रतिफल कुछ के बदले कुछ होता है, अर्थात दोनों पक्षकार एक दूसरे को कुछ लेते देते हैं। तो यह नियम अब हम अच्छे से समझ गए कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है तो अनुबंध भी व्यर्थ होता है। धारा 25 में ये बात लिखी हुई भी है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, अर्थात कुछ अनुबंध ऐसे भी हैं जिनमें प्रतिफल नहीं होने पर भी वैध हो जाते हैं। यानी कि कोई एक पक्षकार ही दूसरे पक्षकार को दे रहा है और दूसरा पक्षकार बदले में कुछ दे नहीं रहा है, तब भी वो अनुबंध वैध होता है। तो ऐसे अनुबंध को हम बिना प्रतिफल के भी वैध मानते हैं और उसके परिणाम या प्रभाव बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस प्रकार एक साधारण अनुबंध जिसमें कि प्रतिफल दोनों पक्षकारों का होता है, उसी तरह। अब वो अपवाद कौन से हैं, एक्सेप्शन कौन से हैं, तो वन बाय वन मैं इन पर चर्चा कर रहा हूँ। पहला है स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप अनुबंध, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अर्थात जो स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह के रिश्ते हैं उनके बीच बना हुआ अनुबंध। क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि कुछ रिश्तों में स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह होता है, जैसे माता पिता और उनकी संतानें, भाई भाई, भाई बहन, नेचुरल अफेक्शन है इनमें। और जब नेचुरल अफेक्शन इनमें है तो ये इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ देने का वचन देता है तो उस वचन को वो पूरा कर सकता है और वो दूसरा पक्षकार उससे वचन को पूरा करवा सकता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त तो यह है कि अनुबंध स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह के परिणाम स्वरूप ही हुआ हो। दूसरी बात यह है कि अनुबंध के जो पक्षकार हैं उनमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, जिनका कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, जैसे माता पिता और संतानें, भाई भाई, भाई बहन आदि। तो अनुबंध इन पक्षकारों के बीच ही हो, अनुबंध स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेहवश हो, अनुबंध लिखित रजिस्टर साक्षी द्वारा प्रमाणित हो, यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अनुबंध बिना प्रतिफल के वैध नहीं होगा। अनुबंध लिखित रजिस्टर साक्षी द्वारा प्रमाणित हो।
जैसे मान लीजिए कि एक पति अपनी पत्नी के जन्मदिन पर ये कहता है कि मैं तुम्हें एक कार लेकर दूंगा, लेकिन वो मौखिक रूप से कह रहा है, तो क्या पत्नी पति को वचन के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि अनुबंध स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेहवश तो है, निकटतम संबंधियों में भी है, लेकिन लिखित रजिस्टर साक्षी द्वारा प्रमाणित नहीं है। दूसरी बात, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के अनुबंध। स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट मेड टू कॉम्पेंसेट एक्ट डन वॉलेंटरली, बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात स्वेच्छा से किसी ने दूसरे पक्षकार का कोई कार्य किया, बदले में दूसरे पक्षकार ने उसे कुछ देने का प्रॉमिस किया, वचन दिया, तो ऐसा अनुबंध भी बिना प्रतिफल के वैध हो जाता है, क्योंकि उसका वो कार्य हो चुका है और वह प्रसन्नतापूर्वक या खुशी से उसे कुछ देने का वचन दे रहा है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुबंध। इस स्थिति में भी अनुबंध लिखित रजिस्टर और साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तभी ये अनुबंध वैध होता है। इसके पश्चात कालबाधित ऋणों के भुगतान के अनुबंध अर्थात ऐसे लोन जिनका की टाइम निकल चुका है, अर्थात लोन दिए हुए 3 वर्ष हो गए हैं, ऋणदाता ने ऋणी के विरुद्ध ना तो कोई कार्रवाई की है, ना ऋणी ने उसे कोई मूलधन चुकाया है, ना ही उसका कोई ब्याज राशि चुकाई है, तो ऐसे अनुबंध को कालबाधित ऋण कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड लोन। तो ऐसे लोन, इनमें भी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो शर्त ये कि ऋण कालबाधित हो, ऋणदाता को कोई ऋण प्राप्त ना हुआ हो, ऋणी ने उस ऋण के भुगतान के अगेंस्ट में वचन दिया हो और ऐसा वचन लिखित रजिस्टर और साक्षी द्वारा प्रमाणित कराया हो, तो फिर कालबाधित ऋणों के भुगतान के लिए जो किया गया अब अनुबंध है वह वैध होगा, लीगल होगा। वैसे सही बात तो ये है कि कालबाधित ऋणों का जो भुगतान का अनुबंध था वो 3 साल बाद समाप्त हो गया, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई कार्रवाई अमल में लाई ही नहीं। अब इसके बाद आती है बात, भेंट जो वास्तव में दे दी गई, गिफ्ट एक्चुअली मेड, अर्थात जो गिफ्ट है वो दे दी गई। अब दे दी गई तो वो तो प्राप्त करने वाले के पास आ गई, तो ऐसी स्थिति में उसके बदले कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और वो अनुबंध वैध है, क्योंकि उसने अपने वचन को पूरा ही कर दिया। उसके पश्चात है दान के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डोनेशन। देखो, दान के अनुबंध में दानदाता से तो कुछ जा रहा है, दान लेने वाला बदले में कुछ नहीं दे रहा, अर्थात दान लेने वाले को कुछ प्राप्त हो रहा है। तो एक पक्षकार को तो मिल रहा है, लेकिन दानदाता को तो सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिल रही है, और मानसिक संतुष्टि का कोई मौद्रिक मूल्यांकन तो है नहीं, इसलिए उसको हम प्रतिफल नहीं मान सकते। तो दान के अनुबंध में या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डोनेशन में जो नियम है मैं आपको बता दूं कि दान के अनुबंध भी लिखित होने चाहिए, और दान लेने वाले ने अमुक कार्य पर, अमुक से तात्पर्य जो दानदाता ने कहा उस कार्य पर पहले खर्च कर दिया हो, और जितना खर्च किया हो उतना, या जो मैक्सिमम अनाउंस किया हुआ है, घोषित किया हुआ है उतना, ये राशि दान लेने वाला प्राप्त कर सकता है दान देने वाले से। मान लीजिए ए ने किसी मंदिर में जाकर ये कहा कि मैं तुम्हें एक रूम बनवा कर दूंगा जिसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए होगी। अब वो रूम पर पहले मंदिर कमेटी वाले रूम बनाएं, उस पर खर्च करें, और उनके मान लीजिए 2,75,000 खर्च हुए तो वो 2,75,000 प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और यदि वो 3.5 खर्च कर लेते हैं तो फिर उसे 3 लाख रुपए प्राप्त करने के अधिकारी, क्योंकि उसने मैक्सिमम अनाउंसमेंट जो है वो 3 लाख रुपए का किया। इसके पश्चात एजेंसी के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के अनुबंध में भी देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि एजेंसी 2 प्रकार की होती है, एक में शुल्क होता है और एक में निःशुल्क होता है, यानी कि कोई नामंजूर नहीं होता।
अगर रेमनरेशन वाली एजेंसी है तो उसमें तो प्रतिफल है, क्योंकि वो बदले में कमीशन ले रहा है या पारिश्रमिक ले रहा है और वो बदले में उसका कार्य कर रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति एजेंसी का कार्य कर रहा है लेकिन बदले में पारिश्रमिक नहीं ले रहा है, तो फिर यदि उसने कार्य प्रारंभ कर दिया है तो फिर उससे उस वचन को पूरा करना होगा। कार्य पूरा प्रारंभ नहीं किया है तो फिर वह व्यक्ति मना कर सकता है, लेकिन कार्य प्रारंभ हो गया है तो उसे कार्य को पूर्ण करना होगा। ये कहलाता है एजेंसी का अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होना। लेकिन ये स्थिति है कि कार्य प्रारंभ हो गया हो और इस तरह की एजेंसी बनी हो। जैसे मान लो कि हमने एक टेलर को कपड़े सिलने दिए, उसने काट दिए, अभी सिले नहीं है और वो हमसे पैसे भी नहीं ले रहा, कोई रिश्तेदारी है या कोई और मित्रता है, कोई भी वजह है, तो ऐसी स्थिति में जो एजेंसी का अनुबंध है वो वैध है, उसको वो कपड़े पूरे सिल के देने होंगे। ऐसा नहीं कि वो उसने कटिंग कर दी तो वो वहीं पे हमें वापस दे देगा ये कहकर कि मैं आपसे बदले में कुछ नहीं ले रहा हूँ, यानी कि मेरा कोई प्रतिफल नहीं है। यानी कि बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होगा और वचन का निष्पादन होगा। और अंतिम बिंदु के रूप में यहाँ निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, यानी कि निक्षेप के अनुबंध जो होते हैं वो सशुल्क भी होते हैं और निःशुल्क भी होते हैं। सशुल्क निक्षेप में तो प्रतिफल विद्यमान है, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित अवधि अथवा उद्देश्य के लिए वस्तु दी जा रही है और जैसे ही अवधि अथवा उद्देश्य पूरा होता है वस्तु वापस वास्तविक स्वामी को लौट कर आ जाती है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सशुल्क है तो प्रतिफल है, लेकिन निःशुल्क भी होता है और ऐसा हम करते हैं। जैसे किसी की बाइक हमने उधार लेकर अपने काम पर चले गए या कोई काम करने गए, या किसी की कार गाड़ी हमने ली और बाहर चले गए, तो ये निःशुल्क निक्षेप हुआ, मतलब कि हमने उसको बदले में कुछ देना नहीं है। लेकिन निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध भी अगर हैं तो वो वैध होते हैं और इसमें पक्षकार जो है वो अपने वचन को, जो उनके अधिकार और कर्तव्य हैं उससे बंधे हुए हैं, उनको उन्हें पूरा करना होगा। तो आज के इस टॉपिक में आज बताया गया आपको कि बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है, ये नियम बना हुआ है बिल्कुल। लेकिन अगर बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है तो इसके अपवाद भी हैं और वो 7 अपवाद आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे द्वारा हिंदी और इंग्लिश वर्जन करके उनको एक्सप्लेन किया गया और अपने व्याख्यान में मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्स करते हुए आपको बात समझाने का प्रयास किया ताकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे इसको आराम से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।